गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रैक्टिकल का जो मैंने फर्स्ट प्रैक्टिकल, सेकंड प्रैक्टिकल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ सब भेजा है, तो उसमें आप लोग के डाउट्स आ रहे हैं कि मैम प्रैक्टिकल समझ में नहीं आ रहा है। तो आज का जो मेरा वीडियो है इसमें मैं प्रैक्टिकल को बताऊंगी कि आपका प्रैक्टिकल है क्या और इसमें आपको क्या क्या करना है। जैसे आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डाइट, द थेरापेटिक पर्पस, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। जो नॉर्मल डाइट है उसको आपको कैसे मॉडिफाई करना है थेरापेटिक डाइट में, मतलब जो सामान्य आहार है उसको हमको कैसे चिकित्सीय आहार में उसका संशोधन करना है। ठीक है, इसको लिखने से पहले आप ये लिखोगे कि थेरापेटिक डाइट है क्या, है ना। चिकित्सीय आहार क्या है, किसे हम कहते हैं चिकित्सीय आहार। तो पहले ऐसे समझ लो कि जब तक कोई व्यक्ति हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है, तो उसकी डाइट में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसको आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व उसे मिलते रहें। ठीक है, जो जैसा काम करता है या उसकी जो एज है, जो भी अवस्था हो, उसको वैसा ही पोषक तत्व मिलता रहे। ठीक ना। लेकिन अगर उसको कोई बीमारी हो जाती है, कोई भी रोग की कंडीशन हो जाती है, तो उसको उसकी डाइट में कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है। ठीक है, तो क्या है थेरापेटिक डाइट की रोग की स्थिति में या रोग के पश्चात स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उसे ही हम थेरापेटिक डाइट या उपचारात्मक या चिकित्सीय आहार कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चिकित्सीय आहार के द्वारा ही उसके रोग को हम ठीक कर देते हैं, नहीं। जो भी उसको बीमारी रहती है, जो भी रोग रहता है, उसमें उसकी मेडिसिन्स, उसकी दवाएं तो चलती ही रहती हैं, साथ में उसकी डाइट में कुछ चीज़ें हम शामिल करते हैं और कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। सपोज़ दैट अगर आपके घर में कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो डायबिटीज़ की मेडिसिन तो उसको देनी ही है, लेकिन डायबिटीज़ में क्या क्या चीज़ें खानी वर्जित हो जाती हैं ये उसके आहार में से हम हटा देंगे। ठीक है, प्लस अगर रोगी को ओरली कोई डॉक्टर बताता है कि आपको ये चीज़ें खानी है, ये चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है, ओरली अगर बताता है, मौखिक रूप से बताता है, तो जो पेशेंट होता है उसको सीरियसली टेकअप नहीं करता है, उसको सीरियसली नहीं लेता है। ठीक है, इसलिए जहाँ पे डाइटिशियन होते हैं वहाँ जो पेशेंट होता है उसके लिए एक डाइट प्रिस्क्रिप्शन तैयार की जाती है। वो डाइट प्रिस्क्रिप्शन दे करके उसके आहार को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, जो भी रोग से वो रोगी ग्रसित हो उसका डाइट के माध्यम से आहार दे करके उसका उपचार किया जाता है, मेडिसिन के साथ, ध्यान रखिएगा। तो जब फर्स्ट प्रैक्टिकल लिखिएगा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उपचारात्मक आहार के सिद्धांत व उद्देश्य, इससे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, लिखोगे इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि क्या है थेरापेटिक डाइट, है ना, उसका डेफिनेशन लिखोगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा लिख करके फिर उपचारात्मक आहार के सिद्धांत एवं उद्देश्य लिखोगे। अगर आपके पास कोई बुक है तो आप बुक से भी लिख सकते हो, ठीक है, अदरवाइज़ जो मैंने फ़ोटो भेजी है आप उस फोटो में से भी कर सकते हो। ठीक, तो जो डाइट प्रिस्क्रिप्शन तैयार किया जाता है, उस डाइट प्रिस्क्रिप्शन को तैयार करते समय कुछ बातें नोट की जाती हैं, जैसे कि पेशेंट का आर्थिक स्तर क्या है, उसका इकोनॉमिकल जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, वो उच्च वर्ग का है, निम्न वर्ग का है, मध्यम वर्ग का है। ठीक है, पहला चीज़ ये नोटिस किया जाता है। दूसरी चीज़ जो पेशेंट की नोटिस की जाती है वो ये कि रोगी वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, मतलब शाकाहारी है या मांसाहारी है। ठीक है, रोगी को किसी विशेष पदार्थों के प्रति एलर्जी तो नहीं है, जैसे कि कोई ऐसा खाद्य पदार्थ जिसको खाने से उसको एलर्जी हो जाती हो, जैसे कुछ लोग को केला खाने से एलर्जी हो जाती है, ठीक ना। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको खाने से, जैसे किसी को कटहल खाने से एलर्जी हो जाती है, किसी को सूरन खाने से ईचिंग प्रॉब्लम होती है ना। तो ये चीज़ भी देखना पड़ेगा, पेशेंट से पूछना होता है कि आपको किसी खाद्य पदार्थ से कोई एलर्जी तो नहीं है, किसी तरह के
खाद्य पदार्थ से। फिर उसकी सहनशीलता देखी जाती है, कुछ पदार्थों के प्रति उसकी सहनशीलता कम तो नहीं है। उसका व्यवसाय देखा जाता है, व्यवसाय में उसके भोजन लेने का, खाना खाने के उसके समय क्या है, ठीक है, और उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं क्या क्या है, ठीक है। ये लिखने के बाद आप लिखोगे कि कैसे जो सामान्य आहार होता है जब किसी बीमारी में, तो उसको थेरेपेटिक डाइट में हम कैसे मॉडिफाई कर देते हैं, है ना। सामान्य आहार का उपचारात्मक आहार में रूपांतरण कैसे करते हैं, ठीक है। जो रोज की डाइट होती है उसमें हम उसके आहार संरचना में परिवर्तन कर देते हैं, हल्का आहार देते हैं, नरम आहार देते हैं, तरल आहार देते हैं इत्यादि। ऊर्जा की मात्रा को कम या अधिक कर देते हैं, उसके खाने में ऊर्जा की मात्रा या तो कम करेंगे या तो अधिक करेंगे। प्रोटीन की मात्रा या तो बढ़ाएंगे या तो कम कर देंगे। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी या तो बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे। जैसी रोगी की जो कंडीशन रहेगी, रोगी जिस बीमारी से ग्रसित रहेगा, ठीक है, वैसे ही फैट है, फैट की मात्रा या तो बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे। फाइबर्स की मात्रा बढ़ा घटा करके, सोडियम की मात्रा को कम करके, भोजन में मिर्च मसाले, है ना, ये सब पदार्थों को वर्जित करके, ये सारी चीज़ें आप करेंगे मॉडिफाई करके, ठीक है। इसको लिखिएगा, ठीक है। फर्स्ट प्रैक्टिकल करने के बाद ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 2 है कि फीवर की कंडीशन में फीवर क्या होता है और फीवर की कंडीशन में हम डाइट कैसा देते हैं, वो डाइट आपको प्रिपेयर करना है और उसके पोषण मूल्य की गणना भी करनी है, ठीक है। उसको जो पोषण मूल्य दिया जाता है उसकी क्वांटिटी क्या रहेगी। तो इसमें सबसे पहले जब आप सेकंड प्रैक्टिकल स्टार्ट करोगे तो उसको व्हाट इज़ फीवर क्या है उसको आप इंट्रोडक्शन उसका दोगे। तो बुखार क्या होता है, जनरली हम जानते हैं जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जब वो बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फीवर कहते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 98.4, ठीक है, ये फ़ारेनहाइट में होता है। और अगर फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। अगर हम बात करें सेंटीग्रेड की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये सेंटीग्रेड की होती है। ये नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में, या सेंटीग्रेड में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इससे जब तापमान, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, अधिक हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फीवर कहते हैं, ठीक है। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फीवर के कितने प्रकार होते हैं, तो देखो आपके स्क्रीन पे है कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है ये तीव्र फीवर, एक्यूट फीवर, ये अल्प अवधि का फीवर होता है, ठीक है, लेकिन इसमें बुखार जो है वो तेज होता है। ये कम समय का फीवर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, बुखार तेज होता है। इसमें बॉडी का टेम्परेचर 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है, ठीक ना। किस कंडीशन में ये फीवर होता है, सर्दी जुकाम होता है, निमोनिया होता है, चेचक होता है, ठीक है, तो आंत्र ज्वर होता है, उसमें ये फीवर होता है। सेकंड जो होता है वो है दीर्घकालीन ज्वर, क्रॉनिक फीवर। इस प्रकार के फीवर में क्या होता है, फीवर की तीव्रता कम होती है, लेकिन ये फीवर जो है काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है, कई महीनों तक रहता है, ठीक है। टीबी की स्थिति में जैसे ये जो फीवर है ये बहुत टाइम तक रहता है। थर्ड है आपका बार बार होने वाला ज्वर, ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, मलेरिया टाइफाइड है। हाँ, मलेरिया और टाइफाइड में क्या होता है, बुखार चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है, जिससे क्या होता है, पेशेंट होता है वो पूरी तरह कमज़ोर हो जाता है। इसलिए उनको जो है पूर्णतः पौष्टिक और सुपाच्य आहार देना चाहिए। अब है कि ज्वर में उपापचय, ठीक है, ज्वर में उपापचय। इसमें देखो सब पे मैंने पेज नंबर लिखा हुआ है, इसमें देखना सब में मैंने पेज नंबर लिखा हुआ है। ये पेज नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, नीचे मैंने लिखा है ये सेकंड है, ठीक है। फिर उसके बाद ज्वर के दौरान पोषण में महत्वपूर्ण परिवर्तन, इसमें से आप शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्ट करके भी लिख सकते हो, ठीक है। जो शॉर्ट ड्यूरेशन का जो फीवर होता है उसमें कैसा आहार देंगे, इसको छांट के लिखना। तो
ज्वर में उपचार कैसे करते हैं। ज्वर की स्थिति के लिए जो आहार तालिका है उसको फाइल में तुम ज़रूर मेंशन करना, ठीक है, कि सुबह उठते ही उसको क्या देंगे, फिर दोपहर में उसको क्या देंगे, फिर शाम के टाइम क्या देंगे, रात में। देखो ये है, ये जो आहार तालिका है इसको आप देखोगे, ठीक। ये देखो, ये आहार तालिका है कि 6 बजे दूध या ग्लूकोज, 6 बजे दूध या ग्लूकोज देंगे। कितना देंगे? 2 कप देंगे। 9 बजे मौसमी का रस शक्कर व ग्लूकोज के साथ 1 गिलास। 10 बजे उबला पानी ग्लूकोज के साथ 1 गिलास, ठीक है, ये देखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा ये पाँचवा पेज नंबर है। इसमें दिया है कि शाकाहारी अगर कोई है उसके लिए डाइट, और एक प्रौढ़ व्यक्ति है तो उसके ज्वर ठीक होने के बाद का आहार है, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 2 है, यहाँ तक आपका प्रैक्टिकल नंबर 2 है। उसके बाद वहाँ से प्रैक्टिकल नंबर 2 ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका प्रैक्टिकल नंबर 3 यहाँ से शुरू होगा कि डायरिया की कंडीशन में न्यूट्रिशन कैसा देंगे हम, ठीक है। अतिसार की स्थिति में आहार या डायरिया में पोषण, डाइट इन डायरिया, डायरिया में आहार, जो आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 3। यहाँ से लिखेंगे कि डायरिया है क्या, ठीक है। फिर डायरिया के प्रकार, उसके बाद ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है आपका, ठीक है। फिर ये पेज नंबर 3 है, ये पेज नंबर 3 है। रात में 10 बजे तक है अंगूर या अनार का रस 1 गिलास। उसके बाद लास्ट है आपका ये जो प्रैक्टिकल है, ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 4 है। प्रैक्टिकल नंबर 4, कब्ज में आहार, ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 4 है। कब्ज की कंडीशन में कैसा आहार देंगे, तो कब्ज के बारे में आप पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका लिखेंगे। फिर टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन लिखने के बाद फिर आप नेक्स्ट पे, ये आपका पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 1 है, ठीक है। पेज नंबर 1 के बाद ये पेज नंबर 2 है। देखिए, पर्याप्त मात्रा में जल न पीने के बाद ये तीसरा है शौच की अनियमित आदतें, ये आपका पेज नंबर 3 है। 1, ये 2, ये 3, ठीक है। फिर ये 4 है, ये पेज नंबर आपका 4 है। ये 5, 4 ये है। 1, ये 1, 2, 3, 4, ये 5 तक है आपका क्या है, डाइट इन कॉन्स्टिपेशन, कब्ज में आहार। नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो आपका है वो है डाइट इन डायबिटीज़, ठीक है। ये डाइट इन डायबिटीज़ है, इसमें आपका ये प्रैक्टिकल नंबर 4 है। ये प्रैक्टिकल नंबर आपका 5 है, डायबिटीज़, और इसका ये जो है ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 1 है, ठीक है। तो इसमें आप डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ के बारे में पहले लिखोगे। फिर डायबिटीज़ के कौन कौन से कारण हैं, स्क्रीन पे सब है बेटा, इसको तुम लोग देखना, ठीक है। इसको देख के और छाट के लिखना है, इसमें से छाट के लिखते रहोगे। फिर डायबिटीज़ के प्रकार, डायबिटीज़ के लक्षण, फिर डायबिटीज़ में क्या क्या मेटाबॉलिक चेंजेस होते रहते हैं, उनकी आहार में क्या चेंजेस होता है, क्या अंकुश लगाया जाता है, उनको कैलोरी कैसी दी जाती है, कम कैलोरी युक्त आहार, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, विटामिन एवं खनिज लवण, उनको एक्सरसाइज कैसी करनी चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए। हाँ,
फिर उसके बाद उनकी मधुमेह का जो पेशेंट होता है उसकी एक दिन की आहार तालिका कैसी तैयार करनी चाहिए वो भी है। यहाँ से आपका जो प्रैक्टिकल नंबर 5 है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो आपका है वो है डाइट इन हाइपरटेंशन, उच्च रक्त दाब में आहार। ये प्रैक्टिकल नंबर आपका है 6। ये प्रैक्टिकल नंबर है 6। ये प्रैक्टिकल नंबर 6 है और इसका पेज नंबर 1 है। ठीक है, ये पेज नंबर 1 है। ये पेज नंबर 2 है। ये पेज नंबर 2 है। ये पेज नंबर 3 है। कैसे हम थेरेपेटिक डाइट के माध्यम से कैसे हम उसका उपचार करेंगे। एक जो उच्च रक्तदाब का पेशेंट है उसके एक दिन की आहार तालिका कैसे तैयार करेंगे। सारा आहार तालिका तैयार करते समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि वो जो हाइपरटेंशन का जो पेशेंट है उसके सारे जो डिश उसकी जो तैयार होगी, जो उसका आहार होगा वो नमक रहित होंगे। बस उसको जो हम दूध देंगे, दूध वसा रहित होना चाहिए। ठीक है, उसको बहुत गाढ़ी कॉफ़ी या चाय नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ये है प्रैक्टिकल नंबर कितना है, ये 6 है। अगला प्रैक्टिकल जो आपका है डाइट इन एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, इसका ऊपर का जो है पोर्शन उसमें आप लिखोगे कि हृदय रोग संपन्न, समृद्ध तथा विकसित राष्ट्रों का मुख्य समस्यात्मक रोग है। आजकल सबको हर तीसरा चौथा व्यक्ति हार्ट पेशेंट होता है। ठीक है, तो जो हार्ट डिजीज़ होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। उसमें जो एक आपका है वो एथेरोस्क्लेरोसिस है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, इसमें जो होता है रक्त नलिकाएं जो होती हैं, रक्त नलिकाओं की आंतरिक दीवारों में जो उनकी इंटरनल लेयर होती है उसमें वसा, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का जमा हो जाता है। उस कंडीशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसमें इस बीमारी में, इस अवस्था में 3 स्टेज में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट स्टेज क्या होता है, इसमें रक्त की धमनियों में सबसे पहले वसायुक्त धब्बे से पदार्थ जमने लगते हैं। ठीक है, धमनियों की आंतरिक सतह पर पीले रंग के ये वसायुक्त पदार्थ तथा कोलेस्ट्रॉल संयोजक तंतुओं में ये जम जाते हैं। ये तीन कंडीशन में ये होती है। और ध्यान रखिएगा कि आपका प्रैक्टिकल तो ज़रूर है लेकिन आपका थ्योरी बेस्ड भी है। इस पे जो आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएंगे वो इससे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस की तीनों कंडीशन लिखने के बाद फिर इसमें लिखोगे कि सेकंड जो लिखोगे कि इसके कई सारे इसके कारण होते हैं। कोरोनरी जो अंतरोध होता है वो भी होता है, फिर कोरोनरी इन्फेक्शन होता है, इसमें जो धमनियाँ लचीली और रक्तवाहिकाएँ होती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसको पढ़ लेना, देख लेना तुम लोग। फिर है कि रक्त में, ब्लड में लिपिड स्तर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से आहार संबंधी कारक हैं। तो ये सारे आहार संबंधी कारक है, वंशानुक्रम है जिसमें आयु है, ब्लड ग्रुप है, डाइट है, वसा है, कोलेस्ट्रॉल है, कार्बोज है, प्रोटीन है, स्मोकिंग है। ठीक है, मेंटल टेंशन भी है, शराब है, ट्राइग्लिसराइड है और सेडेंट्री भी है आपका, और अदर डिजीज़ भी हो सकता है। इसमें इसको देख लेना, शॉर्ट करके लिखना। जितना पॉइंट्स भी अगर देख के लिखोगे प्रैक्टिकल में आना चाहिए तुम्हें। एग्जामिनेशन में अगर ब्रॉड में पूछेगा तो ये चीज़ें तुमको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ये पेज नंबर 1 है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल नंबर पेज नंबर ये 1 है। ठीक है, ये 2 है, ये 2 है, ये ऊपर 1 था, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। 5 पेज का है आपका प्रैक्टिकल नंबर
7, ठीक है। 5 पेज का आपका प्रैक्टिकल नंबर 7 है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो आपका है वो है आपका डाइट इन ओवरवेट या ओबेसिटी। मोटापा कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन ये कई सारी बीमारियों को इन्विटेशन ज़रूर देती है, ठीक है। तो मोटापा मीन्स जब शरीर में वसा की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तो वो कंडीशन मोटापा की कहलाती है। और मोटापा एक पोषण संबंधी विकार है, इसको कह लेंगे हम, ठीक है। मोटापा कोई डिजीज़ नहीं होता है, कोई बीमारी नहीं होती, विकार होता है, लेकिन ये कई बीमारियों को इन्विटेशन ज़रूर देती है, ठीक है। तो मोटापा होने के क्या क्या कारण हैं इसको देख लेना। इसमें आपका एज है, ठीक है, हेरेडिटी है, वंशानुक्रम है, इंडोक्राइन फैक्टर्स है, कैलोरी, आप कितना कैलोरी ले रहे हो वो कैलोरी है, फिर है कितना कैलोरी आप खर्च कर रहे हो, वो है मेडिसिन है, जैसे स्टेरॉयड है, कोई गर्भ निरोधक दवा है, हाँ, और उपापचय संबंधी कोई विकार है या हृदय रक्तवाहिनी संबंधी कोई विकार है, तो ये सब क्या हो जाते हैं, ये फैक्टर्स हो जाते हैं। उसके बाद मोटापा का उपचार कैसे करते हैं, भोजन पर नियंत्रण करके, दवाइयाँ ले करके। दवाइयाँ देखो, कुछ भूख कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं तो वो सब ले करके भी किया जाता है, लेकिन ये सब लीवर किडनी पे इफ़ेक्ट डालती हैं। कुछ फार्मूला डाइट भी आता है जिसमें डिब्बे बंद, ये जो फार्मूला डाइट होता है ये डिब्बे बंद होता है और इसको ये मार्केट में मिलता है। वेट कम करने के लिए ये तैयार किया गया हो, ये फार्मूला डाइट होता है और इसमें कैलोरी की मात्रा 1000 किलो कैलोरी तक होती है। इसमें क्या होता है कि आमाशय में पानी अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे पेट जो है हमेशा भरा भरा रहता है और भूख नहीं लगती, संतुष्टि लगती है कि नहीं हम तृप्त हैं, हमने खाना खाया है। और एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के द्वारा क्या होता है, आप सुबह शाम टहलना, साइकिलिंग करना, बैडमिंटन खेलना और वो तैराकी करना, तैरना, ये सब, इस सब से क्या होता है, वज़न घटता है, ठीक है। और आप फाइबर्स युक्त पदार्थ भी लेकर के आप अपने वेट को कम कर सकते हो। तो इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, देखो। फिर है डाइट, एक डाइट चार्ट भी है कि अगर कोई पुरुष है जो कि 4 फीट 10 इंच का है और 20 साल का है तो उसका वेट कितना होना चाहिए, 42.7 होना चाहिए। अगर 25 साल का है तो 44.2 होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति 50 साल का है तो 51 किलो का उसको होना चाहिए, 50.9 ग्राम माने 51 किलो का होना चाहिए। ये सारी डाइट चार्ट है। फिर है कि अगर वज़न कम करना है तो उसके लिए भोज्य पदार्थों की निर्धारित मात्रा जो होती है वो ग्राम में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना लेना चाहिए, उसका डाइट चार्ट है ये, इसको लिख लेना। और क्या कहते हैं कि मोटापे में पोषक तत्व या संतुलित आहार, मतलब हमें कितना वसा लेना चाहिए, कितना विटामिन्स लेना चाहिए, इसको लिख लेना। इसमें 8 पेज का आपका है ये प्रैक्टिकल नंबर 8 जो है ये 8 पेज का। उसके बाद सबसे लास्ट आपका प्रैक्टिकल है, एक पहला मोटापे में आहार था, दूसरा है आपका कि अंडरवेट, जब हम जो हमारा सामान्य भार होता है, सामान्य ऊंचाई और उसके हिसाब से, उससे अगर हम कम होते हैं तो हमको अंडरवेट कहा जाता है। अगर हमारा ऊंचाई और भार का औसत कम है तो उस कंडीशन को हम अंडरवेट या कम भार कहते हैं। अंडरवेट की अगर हम बात करें तो अधिकतर ये जो गरीब देश हैं उनमें अंडरवेट के लोग अधिकतर मिलते हैं। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, इसमें भोज्य पदार्थों की कमी के कारण भी अंडरवेट लोग हो सकते हैं। अगर उनको पर्याप्त मात्रा में भोज्य मतलब खाना नहीं मिल रहा है, आहार नहीं मिल रहा है, तो भी वो अंडरवेट हो सकते हैं। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण भी अंडरवेट हो सकते हैं। अगर वो उनमें ज्ञान की कमी है कि उनको अपने एज और लंबाई के अनुसार उनको अपनी डाइट में क्या क्या शामिल करना है, तो इससे भी वो अंडरवेट हो सकते हैं, ठीक है। अनियमित भोजन या बहुत कम भोजन करना,
ये सब अंडरवेट की कंडीशन पैदा कर देती हैं। किसी रोग में या भूख ना लगता हो तो ये अंडरवेट हो सकता है। गरीबी के कारण अगर आपको भोज्य पदार्थ खरीदने की क्षमता नहीं है, आपको पौष्टिक आहार नहीं मिलता है तो भी हो सकता है। या फिर आप अत्यधिक मानसिक तनाव में हो और भोजन ग्रहण करने की जो आपकी कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, उस कंडीशन में होता है। डायबिटीज़ में होता है, टीबी में, और भी बहुत सारी गंभीर बीमारियां होती हैं जिसमें शरीर जो है वो कम भार का हो जाता है। शारीरिक दुर्बलता जिसे कहते हैं उससे हो जाता है। कोई बार बार इन्फेक्शन होता है तो भी बॉडी हमारी दुबली हो जाती है, ठीक ना। जो बच्चे अपने माँ बाप से उपेक्षित होते हैं वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि हम खाना ही कम खाएं, तो हम अगर कम खाना खाएंगे तो हमारे पेरेंट्स का हमारे तरफ जो है वो अट्रैक्शन होगा, इससे भी वो अपना जो वेट है वो गेन नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। तो ये सारे कारण होते हैं। लक्षण अब उसमें है कि पोषक तत्वों की आवश्यकता, उनको अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा खनिज लवण। उसके बाद सेकंड पेज आपका देखिएगा इधर आ गया है, उसकी फ़ोटो नहीं हो पाई थी तो सेकंड पेज बाद में उसको मैंने फ़ोटो खींच के डाला है, ठीक है। देखो विटामिन तथा खनिज लवण। उसके बाद है फिर 6 है तरल पदार्थ, है ना। फिर उपचार क्या क्या दे करके हम उपचार करें जिससे कि वो अपना वेट गेन करें, तो ये उपचार है। और फिर है कि कम भार वाले व्यक्ति के आहार हेतु जो प्रस्तावित भोज्य पदार्थों की जो मात्रा है उसमें ये चीज़ें देख लेना। 3 कॉलम बनाना। 3 कॉलम में पहला भोज्य पदार्थ, दूसरा शाकाहारी, तीसरा मांसाहारी। तो ये सारी चीज़ें उसमें आप अपने प्रैक्टिकल फाइल में मेंशन कर देना। ये पेज नंबर 2 है और ये पेज नंबर 3 है, ठीक है। ये न्यून भार वाले व्यक्ति के लिए एक दिन की आहार तालिका है कि मॉर्निंग में 6 बजे उसे क्या देंगे, ठीक है। और शाम को प्रातः 7:30 बजे, फिर 9 बजे, फिर दोपहर के खाने में क्या क्या देंगे, ठीक है। फिर रात्रि के भोजन में क्या देंगे और सोने से पहले उसको क्या देंगे, सोने से पहले दूध कॉम्प्लेक्स या बॉर्नवीटा के साथ, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिकल है। अब अगर इस प्रैक्टिकल में आपको कोई भी डाउट हो तो आप डिपार्टमेंट में आके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।